कर सकते हैं जी, रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, मैं अगर असमत साहब को बना दूं हो, बल्कि दानियाल है ना, दानियाल अगर मैं आपको होस्ट बना दूं तो सबको आप एंटर करते रहेंगे बार बार, क्योंकि फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। जी दानियाल साहब, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जी सर, चलें ठीक है। जी। अच्छा, ये जो पहली बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जीआरई जो है वो काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है एज़ कम्पेयर टू हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम। और इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव में जो आंसर्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनकी बुनियाद पर जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो मेरा जो पोर्शन है वो लेबॉर्ट्री मेथड्स का है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, स्पेशल टॉपिक्स भी आते हैं, और इनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अमूमन ये अच्छा, ये मुझे अलाउ करेंगे मैं शेयर कर सकूं स्क्रीन? थोड़ी देर के लिए मैं दोबारा होस्ट बनाइएगा दानियाल, ये डिस्कनेक्ट हुआ थोड़ी देर के लिए। जी सर, बना दिया। चलिए, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, लेबॉर्ट्री ट्रिक्स में जो मैं आज जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ, काफ़ी टाइम से आ रहा है, पता नहीं डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है बार बार। तो पहला जो है वो आता है इसमें ग्राफ रीडिंग, और डायमेंशन एनालिसिस भी आते हैं, लॉग प्लॉट्स भी आते हैं। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस में होता ही है कि अगर आंसर के लिए आपसे एनर्जी का पूछा है, तो जो भी आंसर होंगे उनमें से किसी एक आंसर की जो डायमेंशन होगी वो एनर्जी की डायमेंशन होगी, या वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, या मोमेंटम की डायमेंशन होगी। इस तरह से लॉग प्लॉट्स में क्या होता है कि इसमें ज़ीरो नहीं होता है, और इसमें इसकी इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें से किसी एक चीज़ को पूछ लिया जाता है। अगर आपको लॉग प्लॉट्स पढ़ने आते होंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, और लॉग प्लॉट्स पढ़ने अगर नहीं आते होंगे तो इसमें आपका वक्त ही जाएगा, आप असल जवाब तक नहीं पहुँच सकते। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस में देखिए, हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनके यूनिट्स होते हैं, और इनकी कोई प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस होती नहीं है, लेकिन ये कि जैसे अगर हम मैं मीटर पर सेकंड की बात करूँ तो लेंथ और टाइम की डायमेंशन हैं। तो इसमें होता ये है कि बहुत ही अगर मुश्किल लगा हुआ क्वेश्चन है तो आसानी से होता ये है कि उसमें से सबसे पहले आप डायमेंशन चेक कर लें कि जो आंसर पूछा गया है उसकी डायमेंशन क्या, और जो तमाम गिवन आंसर्स हैं, ऑप्शन हैं, उनमें किसकी डायमेंशन इस पर पूरी उतर रही है। इससे होता यह है कि ऑटोमेटिकली चंद आंसर जो है स्ट्रेट अवे कट हो जाते हैं और आप असल आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोशिश में किया था जितनी जल्दी तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर तक पहुंचे, क्योंकि टाइम का इसमें जो है कंस्ट्रेंट होता है बहुत ज़्यादा। तो पहली बात तो ये कि आपको जो मेन डायमेंशन है वो याद होनी चाहिए, लेंथ की। अच्छा, इसमें अमूमन जो आपको फंसाया जाता है वो एच कट, एच या क्वांटम मैकेनिक्स के जो वेरिएबल्स हैं उनमें फंसाया जाता है। वो बहुत आसान है, एक दफ़ा याद कर लें। अमूमन एच और एच कट की चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर वो आपको याद होंगी तो बहुत जल्दी से डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आप आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा आता है इसमें लॉग प्लॉट्स। अच्छा, लॉग प्लॉट्स में जो है, आप इसमें जो सबसे बड़ी पहचान, क्योंकि आपको बताएंगे नहीं कि ये प्लॉट्स कौन सा है, आपको लीनियर लग रहा होगा, लेकिन लॉग प्लॉट्स की पहचान ये है कि इसमें आपको जीरो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक्स और वाई जीरो हो गए तो उसका एल एन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। इसलिए लॉग प्लॉट्स में इस तरह से बचा जाता है। आप देखिए बीच में जो थर्ड फोर्थ पॉइंट है उसमें इक्वेशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू सी इंटू 10⁻⁵ अब ये जो है एक्चुअल जो है वो ग्राफ में एक्स और वाई कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और उनकी बुनियाद। अब इनमें से कोई कांस्टेंट पूछा जा सकता है, आपसे बी की वैल्यू पूछी जा सकती है, आपसे सी की वैल्यू पूछी जा सकती है, और इसी तरह से एक्स और वाई तो आपको मालूम होते ही हैं। तो सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। और ये एक बात दोबारा याद रखिए कि सबसे पहला जो काम, आपको कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि ये प्लॉट लीनियर है या लॉग प्लॉट है, आपको खुद ही पहचानना होगा। और उसकी पहचान ये है कि उस प्लॉट में जीरो कहीं पर नहीं होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पर कट हो रहे होंगे वहाँ जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एल में अगर जीरो आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। अच्छा,
एनालिसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया जीआरई में। एक है एरर एनालिसिस और एक है पॉइजन प्रोसेसेस। अच्छा, एरर एनालिसिस में जो है सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं बहुत क्लियर आपसे कहूँ तो आपको थोड़ा बहुत फार्मूले रटने पड़ेंगे, जैसे कि ये वेरिएंस का फार्मूला है, और इसी तरह से होता ये है कि एरर जो होता है एक्चुअली वो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो जो भी पॉइंट मौजूद है, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, आपको ये बता रहा होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, आपको जो रिजल्ट है वो उससे कितना डेविएट हुआ है। ऑटोमेटिकली इट इज़ एन एरर। अगर आपको वेरिएंस का फार्मूला याद है और आपको कांस्टेंट निकालने याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका इशू ये है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, अगर आप किताब में देखेंगे वेरिएंस का फार्मूला, तो कहीं पर 1/n लिखा होगा, कहीं पर 1/n-1 लिखा होगा। ठीक है, इसका इशू ये है कि अगर ट्रू मीन निकालना है तो वो सैंपल तो उस सूरत में n आएगा, और अगर सैंपल मीनिंग होगी, आपको एस्टिमेशन दी जाएगी, तो n-1 लगा देंगे। जैसा कि इसी तरह से अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें वैल्यू मौजूद है और उसके साथ जो उसका वेरिएंस भी गिवन है, तो x का वेरिएंस गिवन है, y का वेरिएंस गिवन है, आपको उसकी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, ये रेशो r ऑफ x y। तो उसका फार्मूला सिंपल ये है कि सिस्टमेटिक दो तरह की आपको वेरिएंस दी जाएंगी, उनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो टोटल निकलेगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ कि दो वेरिएबल्स अगर दिए गए और उनका कोई रेशो वेशो निकालने की बात की जाएगी तो वो सिंपल ऐड नहीं होंगे, बल्कि उनका स्क्वायर, सम, रूट, जिस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे उसी तरह से निकल कर आए। अच्छा, अनसर्टेनिटी जो है वैसे तो ये वो वैल्यू है जिससे अनसर्टेनिटी एरर नहीं होता है, तो या की वैल्यू, बल्कि ये वो डेविएशन है जिससे आप बच नहीं सकते। तो अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला वो ये, अगर आपको वेरिएंस मालूम हो तो आप उसके मीन से डिवाइड कर दें, तो 10% अनसर्टेनिटी का मतलब ये कि वेरिएंस डिवाइड बाय मीन 0.1 आएगा। तो इस तरह 20% अनसर्टेनिटी क्या होगी, 30% अनसर्टेनिटी क्या होगी, इसी फार्मूले के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। याद रखिए कि जो प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं उसका वेरिएंस छोटा होता है, और एक्यूरेट मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा ट्रू वैल्यू के करीब होती है। ये स्टेट्स की बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, जो कि ड्रिल की जाती है, बाकायदा दिमाग में घुसाई जाती है कि आपको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपका एरर कम है तो वेरिएंस भी कम आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम आएगा। अगर एरर ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसका वेरिएंस भी ज़्यादा आएगा। अच्छा, प्रिसाइज का मतलब समझिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क होता है। गलत निशाना 4 लोग लगा रहे हैं और एक ही पॉइंट पर लगा रहे हैं तो ये प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन तमाम के तमाम लोग बिल्कुल सही निशाना लगा रहे हैं तो ये प्रिसाइज भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। तो प्रिसाइज का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि उसमें एरर नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो आप जो तमाम जितनी भी अटैम्प्ट्स हो रही हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो तकरीबन एक आ रहा है और वो गलत आ रहा है, जिसे हम कहेंगे प्रिसाइज मेजरमेंट्स। अमूमन इसकी डेफिनेशन वगैरह कभी कभार हल्की बुल्की पूछ ली जाती है, अदरवाइज सिंपल न्यूमेरिकल्स ही दी जाते हैं जो कि आपको इन्हीं फार्मूला से सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, पॉइजन प्रोसेस जो है, इसमें जो है इवेंट्स, किसी भी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी काउंट कहती है, कितनी दफ़ा हो सकता है एक फिक्स टाइम में। इसका मतलब ये, इसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब भी गुफ्तगू की जाएगी और अगर वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है तो इसमें जो काउंट किया जाएगा, ये रीडिंग दी जाएगी हर अटैम्प्ट के बाद, उसका ड्यूरेशन फिक्स्ड होगा। जैसे कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ गीगर मलर काउंटर का, तो उसमें हम काउंट करते हैं हर सेकंड के बाद 10 काउंट आ गए, तो काउंटिंग की वैल्यू वेरी कर सकती है, वो रैंडम हो सकती है। कभी 10 आएंगे, कभी 25 काउंट हो, कभी 100 काउंट हो जाते हैं, लेकिन हर जितने सेकंड के बाद वो काउंटिंग के लिए विंडो ओपन हो रही है, वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होगी। ये खास तौर पर पहचान है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ी सी मेरी फील्ड भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप इलेक्ट्रॉनिक्स सोच कर कि उसे सॉल्व करना है उसमें मत जाइएगा। कुछ टिप्स बना लीजिए जिसके लिहाज से चीज़ें सॉल्व होंगी। जैसा कि इसमें ख़ास तौर पे ये भी आता है कि रेडिएशन डिटेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, फोटोन इंटरेक्शन भी आ सकता है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल डिटेक्टर्स भी आता है, रेडियोएक्टिव डीके भी आ सकता है। अच्छा, एसी बिहेवियर्स में ख़ास तौर पे ये जो आपको जो फंसाते हैं, वो फंसाते हैं फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर्स में याद रखिएगा कि एसी बिहेवियर की जब भी बात की जाएगी तो आपको या तो कैपेसिटर्स की बात की जा रही है, क्योंकि फ़िल्टर बनता है कैपेसिटर से या इंडक्टर से। दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पर रिएक्टेंस की बात हो रही है। रिएक्टेंस से मुराद ये है कि कितना ज़्यादा वो
इसको स्टॉप करने का, रोकने का ख्वाहिशमंद है। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की खासियत ये है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो लो फ्रिक्वेंसी पे हाई और हाई फ्रिक्वेंसी पे लो होती है, और इसी तरह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे हाई और लो फ्रिक्वेंसी पे लो होती है। अगर मुझे सिग्नल रिसीव करना है हाई फ्रिक्वेंसी का तो मैं सीरीज में लगाऊंगा इंडक्टर और पैरेलल में ग्राउंड कर दूंगा कैपेसिटर के थ्रू, कैपेसिटर ग्राउंड कर दूंगा इसके पैरेलल। इससे होगा ये कि तमाम के तमाम वो फ्रिक्वेंसी जो मुझे चाहिए होंगी हाई फ्रिक्वेंसी की वो पास हो जाएंगी और जो कैपेसिटर के थ्रू वो ड्रॉप हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि सिग्नल मुझे रिसीव हो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम हो तो इसी का उलट के लगाया जा सकता है। तो इस तरह से एसी बिहेवियर को भी अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर जीआरई क्वेश्चन में इसका सवाल आए, क्योंकि ये सवाल चंद होते हैं, इनका वेट ज़्यादा होता है, चंद लोग अटैम्प्ट करते हैं, चंद लोग ही सॉल्व करते हैं, तो इसकी वजह से इसका वेट ज़्यादा हो, इसका नंबर ज़्यादा हो। अगर आपको आता है तो इसमें चांसेस ये हैं कि नंबर बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैकेनिक्स की तैयारी हर कोई कर रहा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स की तैयारी हर कोई, तो उसके जो आसान क्वेश्चन है वो मैक्सिमम परसेंट अचीव करते हैं, मैक्सिमम परसेंट सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से होता ही है कि उसके वेट कम हो जाता है, उसके अगर वो सॉल्व कर भी लेंगे साहब तो उसके नंबर कम मिलते हैं। लेकिन जो लेबॉर्ट्री मेथड के सवाल हैं उसकी खासियत ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको कम लोग अटैम्प्ट करते हैं और उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एसी बिहेवियर में ज़्यादातर आपको फंसाएंगे किसमें, कैपेसिटर्स में, और साथ ही साथ जो आपको बताएंगे इंडक्टर में। इंडक्टर की खासियत मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये कि इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई फ्रिक्वेंसी पे हाई है, तो अगर आप चाहते हैं कि सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी का आप तक ना पहुँचे तो आप सीरीज़ में इंडक्टर लगाते हैं, ठीक है, और पैरेलल में जो है आप कैपेसिटर लगाते हैं जो कि ग्राउंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक आपके पास लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो है वो ना पहुंचे तो आप सीरीज में जो कैपेसिटर लगाते हैं और इंडक्टर को ग्राउंड कर देते हैं। ये एक तरीका है, बहुत इसी तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आते हैं वो है लॉजिक गेट्स। ओपैम्प का भी आता है और डायोड्स का। डायोड्स की खासियत ये है वन वे ट्रैफिक, तो आपको सबसे पहले पोलैरिटीज चेक करनी पड़ेंगी कि सिग्नल जो है वो किस लिहाज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो डायोड स्ट्रेट लगी हुई है या उलट के लगी हुई है। अगर स्ट्रेट लगी हुई है सिग्नल क्रॉस हो जाएगा, उलट के लगी हुई है तो वो सिग्नल ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से जो पल्स जो है उसको वेरी किया जाता है। जबकि लॉजिक गेट्स की सिंपल है, आपको एक एंड गेट मालूम है, नैंड गेट। अच्छा, कभी अब ये तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे एंड गेट की ट्रूथ टेबल पूछ लेंगे या आपसे और गेट का ट्रूथ टेबल पूछ लेंगे, वो थोड़ा सा जो है मुश्किल करेंगे। नैंड गेट पूछेंगे, नॉर गेट पूछेंगे, जोर गेट पूछेंगे और इनके सम की बात करेंगे। इसी तरह से खुद ही लिया इसने ये। आई थिंक माइक की तरह सब लोग देख लें। इस तरह से लेज़र, उसकी टाइप्स के बारे में बात की जाती है। लेज़र जो है वो बहुत सारी होती है, सॉलिड लेज़र भी होती है, गैस लेज़र भी होती है। सॉलिड लेज़र में Nd:YAG लेज़र आती है जो कि मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, और गैस लेज़र में हीलियम नियोन गैस लेज़र जिसको आप इस्तेमाल कर चुके होंगे 3rd ईयर या 4th ईयर में। इंटरफेरोमीटर में जो अब तक जो आपका वास्ता पड़ा है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से पड़ा है, और एग्जाम में सवाल भी माइकलसन इंटरफेरोमीटर के हवाले से ही अमूमन आता है। इसमें हर IP या फ्रिंज के जो फार्मूले हैं L(λ/d) ये सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये भी रेयर होते हैं। अब मैं कुछ सवाल बजाय इसके कि हम बहुत टाइम ज़ाया करें, हम कुछ सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व हो। जैसा कि पहला प्रॉब्लम है कि इन रेडिएशन डिटेक्शन द टर्म मिनिमम आयनाइजिंग पार्टिकल वुड रेफर टू। अब ये पार्टिकल डिटेक्शन की बात हो रही है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपको: अ फोटोन विद एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ न्यूट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अ प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, जब भी आप आयनाइजेशन की बात करेंगे दो कंडीशंस होंगी: आयन की पावर ज़्यादा, आयनाइज हो, उसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा, और दूसरा ये कि उसका इंट्रैक्शन टाइम जो हो गैस से या जिस इन्वायरमेंट में वो मौजूद है वो ज़्यादा हो, ठीक है। इस कंडीशन में अगर आप देखें फोटोन पर तो कोई चार्ज होता नहीं, वो तो आयनाइज कर ही नहीं सकता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो भी आयनाइज कर नहीं सकता। अब बचे अल्फा पार्टिकल, इस पर चार्ज बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी एनर्जी काफ़ी कम है, ये बहुत स्लो मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा चार्ज कर लेगा जितने भी पार्टिकल, क्योंकि बहुत कम स्लो मूव कर रहा होगा, हैवी आयनिक चार्ज है, ज़्यादा आयनाइज करेगा। प्रोटॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है, उस पर चार्ज भी कम है, तो ये भी कम आयनाइज कर रहा होगा। लेकिन जहाँ मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो सेम ही होता है, लेकिन आप इसकी एनर्जी देंगे 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑलमोस्ट जो है वो लाइट के बराबर है। तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर
रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाएंगे। जब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आएंगे तो इस बात के बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये पार्टिकल को आयनाइज कर सके। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर वही आप देखें इलेक्ट्रॉन ही आएगा। इसका रीज़न ये कि मिनिमम आयनाइजिंग पार्टिकल की सबसे पहले अभी चेक करें कि कौन सा पार्टिकल है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए। अगर कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी तो वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा, वो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो चार्ज कर सके। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऑप्शन भी दिए, प्रोटॉन और नेवर मिनिमम आयनाइजिंग बिकॉज दे आर न्यूट्रल एंड देयर इंटरेक्शंस आर क्वालिटी। तो ये चीज़ें दी हुई। इसी तरह से अब ये है स्टैट्स का सवाल। स्टैट्स में उन्होंने पूछा ये कि इवेंट ए है जो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है गॉसियन है। ठीक है, गॉसियन जो है वो काफ़ी फैला हुआ होता है नीचे से, अमूमन ये जो है वो टेम्परेचर थर्मल की वजह से स्टार्ट होता है। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 5a, दूसरे जो आपका इवेंट है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 5b, और ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इनको आपस में बता रहे हैं। तो अब इस बात की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि ए और बी दोनों का सम क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नॉर्मल तरीके से सर किसी का माइक ऑन है, इसमें आवाज आ रही है, किसी का माइक ऑन। मैं अब किसको मत करूं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अब मैं इसको किसको मना करूं। भाई जिनका माइक ऑन है और उनके पीछे बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही है, कोशिश करें अपना माइक बंद कर दें ताकि हम क्लास स्मूथली चल सके। आप देखें इसमें ये लीनियर नहीं होते, इंडिपेंडेंट है और लीनियर नहीं है, तो ये नॉर्मल तौर पे ऐड नहीं होंगे। काइंडली आप सबको म्यूट कर दें तो मेरा माइक ऑन चेक करो। अब मेरे ख्याल में सबकी मैंने कोशिश की सबको म्यूट करने की। आज आपको अलाउ है कि आप अनम्यूट कर सके अपने आप को, लेकिन ये कोशिश करें कि जब तक लेक्चर चल रहा है ना करें। अब इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये स्क्वायर होकर सम होगा। अब देखें इसमें सी वही आया, द सम ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल इज आल्सो गॉसियन रैंडम वेरिएबल, यानी जब दो गॉसियन वेरिएबल आपस में ऐड होंगे तो उनका रिजल्ट भी गॉसियन होगा। लेकिन ये इनकी जो अनसर्टेनिटी थी वो क्वाड्रेचर में ऐड होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्क्वायर होकर सम होगी, तो सी ऑप्शन आएगा। इसी तरह से अगर आपको जो बुक सर ने अगर दी होगी तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो उसमें और भी ऑप्शन दिए, वेटेड एवरेज का भी दिया होगा, ये तमाम चीज़ें देख के जाएगा। स्टैट्स के सवाल अमूमन वो, क्योंकि ग्राफ का अगर सवाल के चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉग प्लॉट्स के, इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाता है। इसकी तैयारी भी याद रखिए, स्टैट्स में आपको फार्मूले याद होने चाहिए, फार्मूले अगर याद होंगे तो काम कर सकेंगे, वरना मुश्किल होगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड 3 टाइम्स व्हेन अ फेयर कॉइन इज फ्लिप्ड 10 टाइम्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कैसी है। अब आपको जो मालूम है वो ये है कि इसमें ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, इसका रीज़न ये कि ऑप्शन जो पॉसिबिलिटी है दोनों तरफ की वो सेम है। 3 हेड कैसे आएंगे, देखिए इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई भी है कि दे आर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं पहली बात, और बाइनरी आउटकम्स है, यानी इसका मतलब ये या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिक्का सीधा खड़ा हो, सिक्का गिरा हुआ ही आएगा। इन दैट केस इसमें बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है, जिसमें ऑप्शन जो है वो या तो बाइनरी आउटकम्स हो। दूसरा ये कि फ्लिपिंग एंड कंप्लीट कि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अप्रॉक्सीमेशन जो है, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए स्टैटिस्टिक जो वो लार्ज चाहिए होती है, वो इसमें है नहीं। इसमें क्योंकि सिर्फ 10 दफ़ा ही कॉइन इन्होंने फ्लिप किया हुआ है, इसलिए गॉसियन नहीं हो सकता, इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए बेस्ट फिक्स होता है। अच्छा, प्रॉब्लम 4 जो है वो देखिएगा, इसमें द नंबर n ऑफ रेडिएटिव एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर आइसोटोप रिमेनिंग इन अ सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज फाउंड टू। अच्छा, इसमें देखिए ये रेडिएटिव डिके की खास बात की जा रही है, और पूछा ये कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास लैम्डा ln2, लैम्डा डिवाइड बाय ln2, ln2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा ln2, लैम्डा ln2। अच्छा, ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू जो है वो जो है वो हाफ हो जाएगी, n0 का हाफ हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब ड्राइव करेंगे तो आपके पास सवाल आएगा c, यानी ln2 डिवाइड बाय लैम्डा। ये आप सिंपल मैंने सॉल्व करके भी देख लिया। देखें, आपने इसको हाफ किया, सिंपल सॉल्व किया, और हाफ लाइफ जो आपको ln2/2 लैम्डा आ गया। अच्छा, ये देखिए सिर्फ 3 स्टेप में हो रहा है, तो अगर कभी सवाल ऐसा आ जाए जिसमें सोल्यूशन हो तो याद रखिएगा वो सवाल छोटा होगा,
इसको ड्राइव कर लीजिए, कुछ तुक्के मत लगाइए, तुक्के लगाना जीआरई में मना है, याद रखिएगा। आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल श्योर हो तो ही सवाल कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट जो है ये है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा ये है कि 2 इनपुट्स हैं, इनपुट 1, इनपुट 2, और इनके कॉम्बिनेशन की बुनियाद पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 1 1 और 0। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा बेटा। जुनैरा, जुनैरा यहाँ मत खेलें, जुनैरा बेटा यहाँ नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। अच्छा, इसमें देखिएगा कि इसमें अगर आपको क्लियरली कुछ नज़र ना आ रहा हो, एंड गेट या और गेट, तो इसमें एक ट्रिक होती है अमूमन जो जारी में कहते हैं, वो ये कि आप रिजल्ट फ्लिप कर दें। तो अगर मैं रिजल्ट फ्लिप करता हूँ, जो रिजल्ट है, तो देखें 1 1 तीनों 0 हो गए और ये 1 आ गया। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि एंड गेट बन जाता है फ्लिप करने पर। और फ्लिप का मतलब है कि आपने नॉट गेट लगा दिया और क्लियरली ये नैंड गेट का रिजल्ट है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सीधा सीधा एंड गेट, सीधा सीधा और गेट नहीं देंगे, आपको वो हमेशा जो है कंफ्यूज करेंगे। इसमें एक ट्रिक होती है और अमूमन ये काम कर जाती है, और वो ये है कि आप रिजल्ट को जो है वो आप फ्लिप कर दें। जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैं फ्लिप करता हूँ, मुझे कोई भी समझ में नहीं आ रहा कि 0 0 1 है और 0 1 0 1 है, 1 1 0। मैं फ्लिप जब करता हूँ तो सारे 1 0 और सारा और एक 0 जब 1 हो जाता है। इन दैट केस जो है ये फिर ये आपका नैंड गेट होगा। सिंपलेस्ट टू रिकॉग्नाइज दैट इफ वी स्विच ऑल द 1s and 0s इन द रिजल्ट, तो हमारे पास एंड गेट आता है। इसका मतलब ये फ्लिप का मतलब है नेट गेट, और ये इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है, सर्किट डायग्राम है। एसी वी इनपुट का मतलब है एसी सर्किट, ये आर रेजिस्टेंस है और इसके साथ डायोड है। अच्छा, डायोड का मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा कि डायोड जो है वो 1 वे ट्रैफिक होता है, ठीक है। इसमें होगा क्या, अब ये बताइए। अच्छा, इशू ये है कि जो इन्होंने इनपुट साइकिल दिया है आपको, वो बिल्कुल सीधा साधा नहीं दिया है, वो इस तरह का दिया है आपको जो क्लियर नजर आ रहा है। तो आपको मुझे सर्किट डायग्राम ऑन द लेफ्ट अबव विद ड्राइवन बाय एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर was input voltage Vn is shown as a function of time in the plot on the right. Which of the following best represent the shape of the output voltage? ठीक है, अब देखिए बगैर आगे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो पैरेलल टू डायोड मिल रहा है, ठीक है, और डायोड उसको ग्राउंड कर देगा। तो जो क्रॉस होगा डायोड की तरफ नहीं जाएगा, तो डायोड जिसको ब्लॉक करेगा वो आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो जो पॉजिटिव साइकिल है उसके लिए डायोड ऑन है। इन दैट केस उसूली तौर पर वो सर्किट जो पॉजिटिव साइकिल है, जो ऊपर की तरफ की आपकी ये कोन बन रही है, ये पूरी की पूरी ग्राउंड हो जाएगी। नीचे की कोन को जो है ये डायोड ब्लॉक कर देगी, और जब नीचे की कोन को डायोड ब्लॉक करेगी तो फिर ये पास हो जाएगी। अच्छा, इशू ये है कि डायोड जो है उसमें आपको सारा का सारा बल्कि 0.7 वोल्ट तो क्रॉस होता ही है। तो इन ऑप्शन देखिएगा इसमें कौन कौन से, देखें पहले वाले में देखिए कि पॉजिटिव पूरी कोन पॉजिटिव क्रॉस हो गई है, नीचे वाली क्रॉस हो गई है। बी में दोनों फ्लिप हो गई है नीचे वाली। सेकंड सी में देखिए कि फ्लिप हो गया, मतलब पॉजिटिव कोन नेगेटिव और नेगेटिव कोन पॉजिटिव बन गई है। अब डी देखिएगा, ये मुझे लग रहा है कि शायद सही हो, और उसमें देखिए पॉजिटिव कोन जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है, यानी इसका मतलब वो ग्राउंड हो गई है, और नेगेटिव जो कोन है अब इसमें देखिए हल्का सा ऊपर तक नजर आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि 0.7 वोल्ट तो तक तो मतलब कुछ हद तक तो जाता ही है वो। इस सिलसिले में यहाँ पर ये आ गया है और आखिर में आपका ये कौन आ गया। अब देखें आंसर क्या है इसका, एग्जैक्टली डी। इसका रीज़न ये है कि व्हेन V in is positive the diode is forward biased which means that the diode is effectively a wire and V out is 0। एक्चुअली सिंपल वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड जो है वो ऑन हो जाएगी और तमाम का तमाम पॉजिटिव साइकिल जो है वो डायोड की तरफ जाके ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो क्रॉस भी हो जाएगा 0.7 वोल्ट तक का, क्योंकि उतने हिस्से तक जो है वो डायोड जो है वो ऑन नहीं होती, 0.7 वोल्ट के बाद ऑन होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सवाल, आपके पास ये वी इन जो है ये आपके पास सप्लाई है, और ये आपको साइनसॉइडल वेव नहीं दे रहा है बल्कि रैंप दे रहा है, ट्रायंगुलर वेव दे रहा है। ट्रायंगुलर वेव के दो हिस्से हैं, एक पॉजिटिव ट्रायंगुलर कोन है और एक नेगेटिव ट्रायंगुलर कोन है। आपके साथ पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल का जो डायोड है ये ग्राउंड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो सिग्नल भी डायोड जिसको
अलाउ करेगी वो सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा, और जिसको वो ग्राउंड नहीं कर सकेगी सबको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा सॉरी, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा मसले घर पे रहते हैं। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जी सर आ रही है। जिस साइकिल को आपकी डायोड पास करेगी वो रिसीव नहीं होगा आप, क्योंकि वो ग्राउंड हो जाएगा। डायोड 0.7 वोल्ट तक ऑन नहीं होगी, इसलिए 0.7 वोल्ट का जो हल्की सी एक लाइन बनेगी वो आपको मिलेगी, उसका पूरी कोन गायब हो जाएगी पॉजिटिव की, और नेगेटिव कोन के लिए डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस, टोटली ब्लॉक कर देगा। जब टोटली ब्लॉक करेगा तो वो सारा का सारा आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस लिहाज से इस लिहाज से आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये देखिए, इसमें वही सब कुछ जो मैंने कहा है वही उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा प्रॉब्लम 7 जो है इसमें देखिएगा, क्या स्टूडेंट होल्डिंग का गीगर काउंटर। जैसे ही गीगर काउंटर आया, मैं एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ। गीगर काउंटर की खासियत क्या है भाई, कि वो जो है आपका पॉइजन प्रोसेस है, क्योंकि वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर वैल्यूज रिकॉर्ड करता है। तो जैसे गीगर काउंटर आया या इस जैसी कोई भी शबाहत आई, तो इसमें जो इवन रिकॉर्ड हो रहा है, अब मेरे ख्याल में 10 मिनट्स रह गए, तो मैं जल्दी जल्दी ज़रा कोशिश करता हूँ इसको। तो गीगर काउंटर जैसी आया, इसका मतलब प्रॉब्लम कि आपके पास जो ऑप्शन हैं उसमें वो पॉइजन प्रोसेस का है, और इस सूरत में पॉइजन का फार्मूला मैंने आपको दिया हुआ है, एग्जैक्टली वो लगाएंगे। देखें सब्सिक्वेंट 10 सेकंड टाइम विंडो है फिक्स। तो देखिए बी आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ दें कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, द एवरेज नंबर ऑफ इवेंट में 10 सेकंड 5 है, और ये सारी वैल्यू दी हुई है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर लेंगे। याद रखिए कि तुक्का मत लगाइएगा आपको, क्योंकि होता ये है कि जीआरई में जो आंसर्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, और आप गलत आंसर पर टिक कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसे ड्राइव कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। बराबर में आपको एक पेंसिल दी जाती है, रफ पेज दिया जाता है, उसे सॉल्व कर लें, और जो आंसर है उस पर टिक करें। और ये भी याद रखिएगा कि आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास कभी कभार पुराने सॉल्व पेपर आ जाते हैं और आप समझते हैं कि जैसे ऐसे ही सवाल है उसको फ़ौरन टिक करते हैं। ऐसा भी मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, इसमें ऑप्शन बताया जाता है कि हमेशा ड्राइव करें। तो इसमें ऑप्शन बी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने गीगर काउंटर देखा और उन्होंने कहा 10 सेकंड विंडो है, तो इसका मतलब ये है कि सिंपली ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाया और सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम 8 आखिरी जो है वो है नैरो बैंड पास फिल्टर है, वो सेंटर है एट 1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में दोनों रिएक्टेंस बराबर होती हैं, XC और XL, ठीक है। और इसमें जो है कम्बिनेशन होता है इंडक्टर और कैपेसिटर कैन बी यूज क्रिएट सच अ फिल्टर। आपसे पूछा ये है कि कौन सा जो है बेहतर होगा इसके लिए। अब इसमें जो 1/√LC का जो है इसका आंसर लगता है, और ये देखें वही लगाया ओमेगा, और आखिर में जो वैल्यू निकाली वो निकाली क्लोजेस्ट टू बी। अच्छा ये भी याद रखिए कि ऑप्शन जो करीब तरीन आ रहा है बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं आता, क्योंकि ये तो बिल्कुल राउंड करके देते हैं। तो उस सूरत में कोशिश कीजिएगा कि जो करीब तरीन आंसर हो वो आपका आ जाए, ठीक है। तो ये एक ही क्लास है, यहाँ पर दरअसल सिग्नल्स का मसला है ज़रा सा, तो नेट का इशू आ रहा है, तो मैं आज सिर्फ एक ही क्लास लूँगा और सर से बात करके दूसरी क्लास दोबारा रखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड भी हुई है, तो मेरे पास रिकॉर्ड होगी तो मैं आपको सेंड भी कर दूँगा, ठीक है। तो कुछ और सवाल नए कोशिश करेंगे जनरेट करें और उसको बताएं। तो मैं आखिरी सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये है जब भी जैसे वो कहते हैं कि नैरो पास सेंटर्ड का मतलब ये है कि जो फ्रिक्वेंसी भी दी जा रही है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के लिए XC और XL बराबर होता है, और उसमें जो फ्रिक्वेंसी का मामला आता है 1/√LC आता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के। तो उसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, और ये आया तकरीबन 3 × 10⁻⁵, और वो कंडीशन से करीब तरीन है किसके, बी के, जिसमें 250 नैनो फैराड का आप इंडक्टर लेंगे और 100 नैनो कैपेसिटर लेंगे और 100 नैनो हेनरी का आप इंडक्टर लेंगे। तो कोई सवाल अगर आपको करना हो तो मुझसे पूछें। सर जी बताइए।
सर आपने कैपेसिटर ऐसी बिहेवियर और बेसिक सर्किट एलिमेंट्स की बात की है, जी जी। उसमें आपने कहा कि लो फ्रीक्वेंसी पास करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी। आप कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं इससे रिलेटेड, इसका क्योंकि हमें बहुत बेसिक अच्छा, फिजिक्स के बुक में ये बहुत चीजें नहीं मिलती। देखें, एसी बिहेवियर, अगर अब मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, वैसे मैं आपको बुक बता दूँ कि ये जो आपका जो हेलिडे रेसिकन क्रेन है वॉल्यूम 2, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है जब उन्होंने सेपरेट सर एलिमेंट डिस्क्राइब किए हैं। हेलिडे रेसनिंग वगैरह में, क्योंकि सर्वे में ये चीजें नहीं है, सर्वे में सर्वे बस में वो मुझे अच्छा नहीं, सर्वे में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ ये। हेलिडे रेसिकन क्रेन में इसी सर्किट जब डिस्क्राइब किए गए हैं तो उसमें सेपरेट एलिमेंट डिफाइन किए हैं, यानी कैपेसिटिव एलिमेंट, इंडक्टिव एलिमेंट, रेजिस्टिव एलिमेंट, और उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप कहते हैं तो नेक्स्ट क्लास जब हम रखेंगे तो उसमें मैं आपको एक पूरा एक, लेकिन मेरा एक आपको मशवरा मैं आपको हमेशा कह दूँ, अगर आप जीआरई की तैयारी कर रही हैं तो आप अगर बुक्स ढूंढती फिरेंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप इसके टिप्स लें और लिख लें। तो जैसे XC और LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, फार्मूला ये आया था, इसके फार्मूले याद रखें। अगर आप बिहेवियर पढ़ेंगे, समझ पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन ये कि सॉल्व करने के लिए ज़रा सा मुश्किल हो जाएगी, तो उसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मैं आपको बुक रेकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है मैं कोशिश करूँगा मैं आपको AC बिहेवियर डिटेल में समझा देता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। क्लास ऑफ कर दें भाई। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।